नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेहरू जी ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। जवाब में विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल उठाए। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है क्योंकि राष्ट्रगीत पर स्वस्थ चर्चा आरोप प्रत्यारोप में सिमट गई। संसद में वंदे मातरम को राजनीति का जरिया बना लिया गया। विपक्ष ने सरकार पर गलत तथ्य पेश करने के आरोप लगाए हैं। तो फिर इसके बाद देश का सवाल है कि क्या वंदे मातरम पर जिस तरह की चर्चा हो रही है वो देश को अच्छा होगा? संसद में राष्ट्रगीत को राजनीति का जरिया आखिर क्यों बना दिया गया? हमारी राजनीति किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति क्यों नहीं बन पाती है? और भी कई सवाल हैं जिन्हें हम ताल ठोक कर पूछेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ हमेशा की तरह कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं मेहमानों का परिचय कराऊं और इस चर्चा को शुरू करूं उनके पास जाकर, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। वंदे मातरम के 100 साल हुए, तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, लेकिन देश का दुर्भाग्य, कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं? इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। हर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। चलिए मेहमानों से परिचय करा दूं। हमारे साथ कई गणमान्य मेहमान आज चर्चा में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय आज की चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। आरजेडी से प्रवक्ता प्रियंका भारती हमारे साथ होंगी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ आज डिबेट में होंगे। वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर अब्दुल हमीद नोमानी यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनु पासवान आज हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले के शर्मा जी के पास। के शर्मा जी, आपसे क्या पूछूं? अपने सवाल पूछूं या जो सवाल आज सदन में प्रियंका जी ने उठाए हैं वो पूछूं आपसे? के शर्मा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं समाजवादी पार्टी का रुख करता हूं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा जी, सवाल यह है कि आखिर 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे होने पर अगर सदन में 10 घंटे की चर्चा होती है तो इसमें विपक्ष को आपत्ति क्या है? अगर प्रधानमंत्री मोदी इसकी ओपनिंग करते हैं तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, तो आखिर विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों होती है? धन्यवाद अनुराग जी। और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने खुद इस पर वक्तव्य दिया और उन्होंने खुद इस बात पे खुशी जाहिर करी कि हमने 150 साल के बाद हमने इस वंदे मातरम को एक ट्रिब्यूट दिया है और उन्होंने बोला कि किस प्रकार से देश को जोड़ने की बात वंदे मातरम करते हैं। तो विपक्ष को आपत्ति इस बात पे कभी नहीं है। विपक्ष को आपत्ति इस बात पे है कि किस चीज़ को कहाँ छोड़ा जा रहा है, किस चीज़ पे बात होनी चाहिए। अगर वो सारी बातें ली जाती हैं तो विपक्ष को प्रॉब्लम नहीं होती है। वंदे मातरम को लेकर कभी किसी ने विरोध नहीं किया है, ना विरोध था, ना है, ना रहे। भाई अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं आशुतोष जी कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए है, तो मैं कहता हूं अगर वो ये कह देते गाने के लिए भी है, निभाने के लिए भी है, तो क्या दिक्कत थी? गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए है, तो ये दो तरफा बयान जो है किस तरफ है? मतलब गाने के लिए किसके गाने के लिए नहीं है और निभाने के लिए किसके निभाने के लिए है?
अनुराग जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि बातों की संजीदगी आप समझ नहीं पाए हैं या बहुत सतही तरीके से इस बात को समझ रहे हैं। ना, मुझे ये बयान वंदे सतही लगा मातरम सर, या इसलिए कोई भी मैंने पूछा, आप मुझे राष्ट्रगान या गहराई बताइए, इसीलिए तो आपको बुलाया मैंने। नहीं, सही है, सही है। मुझे उम्मीद थी पूरी इस बात से आपकी कि आप समझ नहीं पाएंगे। खैर कोई बात नहीं है। अरे मैं समझ जाता समझने सर, की तो जरूरत आपको भी क्यों नहीं है, बुलाता ये भी क्योंकि तो आप बताइए समझना ना। चाहते नहीं फिर आप कहते तोड़ मरोड़ कर पेश करें, तो मैंने कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ही समझ लेते हैं इसको। तो 2014 के बाद से कई पत्रकारों ने बहुत कुछ समझना बंद कर दिया है। मेरा नाम और तस्वीर उसमें मिलेगी नहीं आपको सर, उन वंदे पत्रकारों में। मातरम की बात- सुनिए आशुतोष जी, मेरा नाम और तस्वीर आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी उन पत्रकारों में, अफसोस के साथ कह रहा हूं। चलिए, अभी जी। पूरी दुनिया देख रही है, अभी उस पर बात करते हैं कि हाँ, क्या हाँ, बात है। हाँ, देखिए, वंदे मातरम की बात निभाने के लिए है, हाँ, आज़ादी को जीना चाहिए, आज़ादी को समझना चाहिए। वंदे मातरम में जो कुर्बानियाँ थी, जो चीज़ें थी, जो आपसी प्रेम था, सौहार्द था, उसको जीना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार 52 सालों तक इस तिरंगे को अपने कार्यालय में नहीं लगा पाई, और एक तरफ वो अपने आप को देशभक्त पार्टी बोलती है। एक तरफ हमारे ऊपर उंगली उठाती है कि हम धर्म विशेष की पार्टी करते हैं। और मुझे याद है कि 1937 आप गलत नाम ले रहे हैं। बीजेपी शायद आपको नहीं बोलना था। आपको बीजेपी शायद नहीं बोलना था। अब आप खुद ही फैक्ट से अलग हैं आशुतोष जी। मतलब बीजेपी ने अपने कार्यालय में झूठे व्यक्ति ये क्या बोल रहा है? ये जनसंघ यहाँ पे बैठ के आप कुछ बकवास कर रहा है। 52 साल बीजेपी, मतलब ये तो फैक्ट ही गलत है। बकवास कर रहा है यहाँ पे बैठ के। आरएसएस के बजाय बीजेपी का नाम, आरएसएस के बजाय आप बीजेपी बोल गए। मैं यही तो कहता हूँ ना, हल्के से अफवाह फैला दो, हल्के से जो बात तथ्य परख नहीं है वो बढ़ा दो, ये मत कीजिए। जरूरत नहीं है अनुराग जी। हाँ, नहीं तो फिर आप आरएसएस को बीजेपी कह रहे हैं, तो ये तो करेक्शन करना पड़ेगा मुझे। आप कहना क्या चाह रहे हैं पहले तो बताइए। कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं आपके चैनल पे चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता तक बोल दे कि जनसंघ और आरएसएस का कोई मतलब नहीं है, तो मैं आगे बात अपनी पूरी कर लूंगा। लेकिन आरएसएस बीजेपी नहीं है। कोई भी संबंध होना और नहीं होने से क्या मतलब होता है आशुतोष जी? संबंध होने से क्या एक हो जाता है? ऐसा है ना कि ये देखिए, ये कहानियां संबंध तो आपके भी कांग्रेस से हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक है क्या? सब लोग जानते हैं। नहीं, एक बात बताइए, जो कांग्रेस ने किया उसका ठीकरा आपके सर पे फोड़ दूं मैं। समाजवादी पार्टी और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में अगर आप नहीं, यही कहता हूं ना, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कह रहा हूं मैं। घुमाइए मत, मुझे नहीं घुमा पाएंगे आप। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कह रहा हूं मैं, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा हूं। मुझे मत घुमाइए, मुझे नहीं घुमा पाएंगे जी। बात पूरी कीजिए। नहीं, आप घूमे हुए, आपको क्या घुमाएंगे? ना, मैं घुमा हुआ हूं, इसीलिए तो पकड़ लेता हूं। मैं घुमा हुआ हूं, सही बात है। पूरा देश घुमा हूं, हर राज्य घुमा हूं। कोई बात, मैं घुमा हुआ हूं, बिल्कुल घुमा हुआ हूं। सही कहा आपने। आप भी थोड़ा घूम लिया कीजिए, पता चल जाएगा फैक्ट्स क्या हैं। आप भी थोड़ा घुमाया कीजिए, लाइब्रेरी तक चले जाया कीजिए थोड़ा। मुझसे लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहता। पिन आप चुभा रहे हैं, क्योंकि शायद आपके पास तथ्य नहीं है। वरना आप ये नहीं कहते कि आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मेरे बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। आपकी गलत बात नहीं सुनना चाहूंगा आशुतोष जी। आपकी गलत बात नहीं सुनना चाहूंगा। करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी गलत बात नहीं सुनना चाहूंगा। आपने पत्रकारों पर हमला कर दिया, पत्रकारिता पर हमला कर दिया, चैनलों पर हमला कर दिया। आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप मुझे सुनना नहीं चाहते। बताइए आपको कैसे सुनने दूं? ये समाजवादी पार्टी के झूठे भाषणों का मंच थोड़ा ही है, मेरी डिबेट है सर। जी न्यूज क्या है? हाँ, अब आ जाइए जी न्यूज पर, फिर आ जाइए सुभाष चंद्रा पर। यही तो तरीका रह गया विपक्ष के पास, और कुछ बचा नहीं है। फिर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर चला जाऊंगा तो आपको मिर्ची लग जाएगी। कभी पूछ लीजिए भाजपा से भी कुछ ना। हाँ, भाजपा से पूछूंगा। पहला सवाल भाजपा से पूछा था। किस्मत आपकी अच्छी थी कि उनको ऑडियो नहीं आ रहा था, तो पहला मौका आपका लग गया, वरना जाने कब नंबर आता। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा था। हो जाता है अक्सर। पता नहीं किस चैनलों पर बैठ के आते हैं यहाँ पर, अपना अनुभव यहाँ बताते हैं आप लोग। पता नहीं कहाँ ब्लैक हो जाता है, क्या हो जाता है। आज सदियों बाद यहाँ आपके वहाँ आके मैं देख रहा हूँ कि स्थितियां कहीं बदली नहीं है। नहीं, कहीं बदली नहीं है साहब, कहीं बदली नहीं है। आप लोग अपनी सरकार में भी नहीं बदल पाए स्थितियां, तभी तो बाहर हो गए। दोनों का समय बर्बाद ना कीजिए, कुछ आगे बात करते हैं। हाँ, तो बात कीजिए, तथ्यों पर रहिएगा आशुतोष जी, तथ्यों पर रहिएगा। नहीं, तथ्यों पे हम बात कर रहे हैं। हमें कहा आपको क्यों इतना चुभ गया? इतना तो भाजपा को लोगों को नहीं चुभा जितना आपको चुभ गया। नहीं, अगर आप झूठ बोलेंगे तो किसी को भी चुभेगा। वैसे ही मैं घूमा हुआ हूं, आपने बताया ना, तो मेरे को तो चुभेगा। अच्छा, छोड़ देते हैं। अच्छा, आपको अभी छोड़ देते हैं। आप अभी मूड में, आप अभी किसी और मूड में, आप अभी किसी और मूड में,
आप गाने बजाने वाले मूड में हैं कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए, आप उस वाले मूड में। के शर्मा जी, आपसे कौन से सवाल पूछूं सर? आपसे अपने सवाल पूछूं या जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा है वो पूछूं सदन में? उन्होंने भी कुछ मौजूद सवाल उठाए हैं जिनके जवाब अपेक्षित हैं। गांधी वाड्रा ने जो पूछा है वो कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इतना ही बताना चाहता हूं कि बीच में जो बोलते हैं ना वो फौरन बंद। अच्छा रुक जाइए आशुतोष जी, आपको 10 मिनट दे दिए मैंने शुरुआत, आप कुछ नहीं बोल पाए। अब के जी से मैंने सवाल पूछा, कोई विषय नहीं है इनके। अब बीजेपी से सवाल पूछा है, जो आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी से हम सवाल नहीं पूछते। देखिए सवाल पूछा हमने बीजेपी से और अभी और सवाल पूछे। मैं केवल इतना ही इनको याद दिलाना चाहता हूं कि बर्क जो थे, बर्क साहब, वो इन्हीं के सांसद थे और सदन के अंदर जिस ढंग से अपमान करके वो निकले थे उसको देख के इनको हंसी आ रही है। मुझे शर्म आ रही है। नहीं, नदवी भी इन्हीं के सांसद हैं। अरे नदवी भी इन्हीं के सांसद हैं जिन्होंने जिहाद की बात की है संसद में, जिन्होंने जिहाद की बात की। समाजवादी पार्टी के सांसद जिन्होंने जिहाद की बात की है, वर्षगांठ बना रहे हैं। अब मैं फैक्ट्स पे बोल रहा हूं आशुतोष जी, आपकी तरह हवा हवाई नहीं। तिरंगा नहीं फहराया, वो अपने आप को देशभक्त सिद्ध करने में तुले हुए। अब इसको अब मुझे आने दीजिए जी। वो किसने क्या किया अभी मैं बताता हूं। अच्छा, भाषा पर थोड़ा संयम रखिएगा, सभी सम्मानित है मेरे लिए के जी। हाँ, वंदे मातरम जो है उसके 150वीं वर्षगांठ मनाना ये भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही सौभाग्य था। जब से वंदे मातरम बना, ये गीत बना, तब से और 75 साल स्वतंत्रता के हो गए अनुराग जी। इस सदन के अंदर आज तक इस पे न इसकी वर्षगांठ मनाई गई, न इस पर कोई चर्चा हुई। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की देन है, इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मुझे आश्चर्य है कि आज इतने महत्वपूर्ण चर्चा पर, इतने ऐतिहासिक चर्चा पर एक प्रतिपक्ष का नेता जो कि अपने आप को कहता है कि मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं इसलिए मुझे इसके यहाँ रोटी खाने जाना है, राष्ट्रपति के घर पूड़ी खाना है, वो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं। ये इससे समझ सकते हैं कि विपक्ष कितना जो है गंभीर है। उन्हें रसिया के प्रधानमंत्री से प्रतिपक्ष के नेता होने के कारण से मिलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन देश के अंदर संसद में इतने ऐतिहासिक अवसर पर प्रतिपक्ष का नेता गायब है सदन से। उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है देश के किसी भी ऐतिहासिक क्षण का। यह दर्शाता है कि वास्तव में प्रतिपक्ष का नेता इस देश का कितना गंभीर है, जिसको इतने महत्वपूर्ण अवसर पे आने का अवसर नहीं मिल रहा है। अब मैं तीसरी बात कहता हूं कि आज मैं अखिलेश यादव के बयान तो आपने जिक्र कर दिया, वो तो निभाने और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं प्रियंका गांधी की बात करना चाहता हूं जी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कैसे की है? उन्होंने कहा कि ये बहस की आवश्यकता क्या है, इस डिबेट की आवश्यकता क्या है, ये डिबेट क्यों किया जा रहा है। मतलब आप 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं वंदे मातरम का, और उस पे सदन पे चर्चा भी नहीं होना है। उनके लिए कोई कीमत की उनका कहने का मतलब था देश में अगर बेरोजगारी है उस पर चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना था कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं करना, कीजिए ना, कीजिए ना सर, आप सदन चलने दीजिए और कीजिए। अभी SIR पे आपने चर्चा मांगी, हो रही है ना। इसके पहले भी आपने आर्थिक विषयों पर चर्चा की है, इसी सदन में की है। लेकिन यदि केवल आर्थिक विषय की चर्चा होगी, लेकिन यदि कोई वर्षगांठ 150वीं वर्षगांठ मना जा रही है, इतना ऐतिहासिक क्षण है, और इसकी गंभीरता को छोड़ के आप कह रहे हैं कि इसकी बहस की जरूरत क्या है, इसका मतलब आप कोई सम्मान नहीं करना चाहते। अरे इतिहास से सबक सीखे जाते हैं, इतिहास ही भविष्य का दिशा होता है, और इतिहास को जिस दिन भूल जाएंगे ना, उस दिन भविष्य कुछ नहीं होगा। लेकिन इनकी समझ इस लेवल की है कि ना इनको इतिहास से सीखना है, ना इतिहास से सबक लेना है, ना इतिहास से इनको भविष्य का निर्माण करना है। सुनिए के जी, प्रियंका जी ने साफ किया कि सरहद पर जवान से लेकर के और कांग्रेस के अधिवेशन तक वंदे मातरम आज भी गाया जाता है और सबके दिलों में है। तो फिर इसमें कांग्रेस को टारगेट करके, दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूं कि
ये मंतव्य क्या है इसके पीछे इस चर्चा का, ये तो मैं भी जानना चाह रहा हूं। खैर 150वीं वर्षगांठ है, बड़ी अच्छी बात है, गौरवशाली पल है। गौरव, एक चीज सुनिए अनुराग जी, 150वीं वर्षगांठ है, पूरे वर्ष भर का कार्यक्रम सरकार ने तय किया है और पूरे वर्ष भर के तमाम कार्यक्रम तय हुए हैं। उसमें एक दिन रखा गया सदन के अंदर इस विषय पर चर्चा, इसकी महत्ता, इसकी विशेषता, इसकी जो है प्रभावना किस तरह से हुई है, ये सारी बातों के लिए रखा गया और प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से इस पे इसकी शुरुआत की, इस बहस की। ये इसकी महत्ता है। ठीक है कि आप अपने गौरवशाली इतिहास को याद करेंगे या नहीं करेंगे कभी, या गौरवशाली इतिहास जो है गया, वापस भेज दिया आपने। ठीक है, आप अपने इतिहास को स्मरण कर रहे हैं और हूं। एक दिन यदि आपने सदन के अंदर रख लिया तो उस पे लोगों को, विपक्ष को इतनी नागवारी गुजर रही है और वो कह रहे हैं कि इसमें बहस की क्या जरूरत है। ठीक है, बहस की क्या जरूरत है और क्यों नागवार गुजर रहा है, और इसीलिए यह प्रश्न उठाया गया मातरम की इस प्रश्न को क्यों उठाया सदन के अंदर। उस विषय पर चर्चा मैं अनु पासवान से पूछ लेता हूं। डॉक्टर अनु पासवान हमारे साथ हैं। अनु पासवान जी, अब मैं एक बात और कह देता हूं, मैं इतना कह देता हूं कि देखिए इसलिए किया गया क्योंकि इनके काले इतिहास खुल न जाए। क्योंकि वंदे मातरम के जिस ढंग से भारत के 2 टुकड़े किए गए, उसी तरह वंदे मातरम का भी 2 टुकड़ा कर दिया गया। ठीक है, और पूरे गीत का टुकड़ा करके उसके 2 छंद बचा लिए गए। ये काला अध्याय ने भी साफ कर दिया कि ये इतिहास न खुलने पाए, यही 2 अंतरे स्वीकार किए गए थे। नहीं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया, वो तथ्यों के साथ अपनी बात रख रही थी। ये तो कांग्रेस ने बांटा था ना। हाँ, ये तो कांग्रेस ने बांटा। मैं स्पष्टीकरण डॉक्टर अनु पासवान से ले लेता हूं। डॉक्टर अनु पासवान के बीच में विवाद न हो। ठीक है डॉक्टर अनु पासवान जी, मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी? जी जी देखिए अनुराग जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी को सुन रही थी। बहुत अच्छा भाषण बीजेपी के लोग देते हैं, मगर हर जगह भाषण देना अच्छी बात नहीं है। हाँ। सबसे पहली बात है, अभी इन्होंने एक बात कही है कि इतिहास जो लोग भूल जाते हैं वो भविष्य की बात क्या करेंगे, और इतिहास पे ही हमारा भविष्य बनता। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। तो जरा ये भी जिस आरएसएस की गोद में बैठ के लोग जो राजनीति करते हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस के बिना तो कुछ है नहीं, जरा उसके इतिहास की बात कर ले जरा ये कि कौन लोग थे जो हम लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस से लेके और तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो लोग आजादी की बात कर रहे थे, वो कौन लोग थे जो अंग्रेजों से माफीनामा ले रहे थे। लोग अंग्रेजों से माफीनामा लिख के बता रहे थे कि भाई हमसे गलती हो गई और हमें माफ कर दीजिए, हमें काला पानी की सजा से वापस देखिए अनुराग जी, इस तरह के आरोप यदि लगाएंगे तो इसका ठीक है, आप आरोप का जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगा केके जी में आऊंगा, केके जी में आऊंगा। मैं आपका काउंटर लूंगा इस पर। नहीं, आप इनका प्रमाण दीजिए ना, ऐसे आप कैसे बयान करा देंगे? मेरा समय ना बर्बाद करें। आपकी दादागिरी है हर चीज पे। मेरा समय ना बर्बाद नहीं, दादागिरी क्या, कुछ भी आप बोल के चले जाएंगे। और राज जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, आपने आपत्ति जताई है। नहीं, आपने आपत्ति जताई है। मैं डॉक्टर अनु पासवान से भी ये निवेदन करूंगा कि तथ्यों के आधार पर ही बात करें। तथ्यों के आधार पर तो बोल रही हूँ। हाँ, क्या सावरकर जी क्या तो बताइए, किसने मांगी है? आप तथ्य बताइए, आप तथ्य बताइए मैडम, आप तथ्य बताइए यहाँ पर। 1942 में आप तथ्य बताइए यहाँ पर। छोड़ो आंदोलन था, कांग्रेस के जितने भी प्रांतीय सरकार थे सबने इस्तीफा दे दिया, मगर ये बीजेपी के लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। ये बड़े देशभक्त बनते हैं। अरे मैडम, उस समय बीजेपी थी नहीं। पहले तो आपको ये समझना चाहिए, उस समय बीजेपी ही नहीं थी और जनसंघ बना 1953 में। 1953 में बना है जनसंघ। आपको इतनी समझ नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए आप बोल रही है इस तरह की बातें। आपको कोई 1% नॉलेज नहीं है इतिहास का। कब बना है जनसंघ, कब बना है भाजपा, इसका कुछ पता है आपको? उस टैक्स का हिसाब दीजिए ना। रट के चली आती है सुन के कहीं से, आके यहाँ पर बकवास करने के लिए। खा रहे हैं यहाँ बकवास करने, ये बकवास का स्टेज नहीं है। यहाँ तथ्यों पे बात की जाती है, तथ्यों पे बोलना सीखो। अडानी अंबानी पे चली गई, अडानी अंबानी पे चली गई। राष्ट्रवादी आप ही लोग हैं। सबसे बीजेपी कहां से आ गई? नहीं, अनु पासवान जी, इस दौर का जिस वक्त का आप जिक्र कर रही हैं, आप कह रही हैं बीजेपी ने हाथ मिला लिया। बीजेपी तो थी भी नहीं उस वक्त। भाई तथ्यों पर रही है ना, ये तथ्यों पर रही है ना। उस वक्त जनसंघ थी ना उस वक्त बीजेपी थी। आप कहां, किस एरा का जिक्र कर रही हैं?
मैं उसी एरा का जिद कर रही हूँ, मैं 1942 की बात कर रही हूँ, जरा इनसे बात इनसे सुन लीजिए। 1942 में बीजेपी कहां से आ गई? बीजेपी कहां से आ गई? 1942 में बीजेपी कहां से आ गई? अनुजी, ये लोग जिनके गोद में बैठ के लोग राजनीति कर रहे हैं, अरे भाई ये कहानी करने आई है यहाँ पर बैठ के। तो बीजेपी क्या अपने आप में कुछ है क्या? आप मुझे बताइए। आरएसएस ने राजनीति कभी नहीं की है मैडम, आरएसएस ने कोई राजनीति नहीं की है, आरएसएस ने कोई राजनीति नहीं की है। अरे नुमानी जैसे थोड़ी चलता है, कोई आरएसएस को बीजेपी बता देगा, कोई जनसंघ को बीजेपी बता देगा। बात करेंगे, ये लोग हिंदूवादी बनेंगे, लोग राष्ट्रवादी बनेंगे, पूरे देश को ये लोग बेच खा रहे हैं। अरे हम हैं हिंदूवादी, दो लोग आप केवल मुसलमानों के रह गए, इसीलिए 2 सीटें 4 सीटें रह गई है। ये बिहार में 2 सीटें 4 सीटें और पूरे देश भर में 2-4 सीटों पर बची है, इसीलिए भाषण देना ये लोग बात। अब तथ्य हमें तथ्य देने लगी थी, चिल्लाने लगे। भाषण का तथ्यों में बात करना सीखिए ना, तथ्य समझ आए तो बात कीजिए, बिना तथ्य के क्यों चली आती है यहाँ पर? बोलना तो बंद करिए, सुनना क्या तथ्य है, क्या तथ्य है बताइए? मैंने कहा न भाजपा था न जनसंघ था, आप लोग की और आरएसएस ने कभी राजनीति में कब तक तानाशाही चलेगी? सुनना सीखिए पहले। ये तानाशाही नहीं है, ये हार का डर है, हार से बौखलाई हुई है। 2 सीटें 4 सीटों की पार्टी बच गई है, बीजेपी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं, और आप लोग बात करते हैं, आप लोग बात कर रहे हैं राष्ट्र प्रेम की, जो अपने शपथ ग्रहण में कहां से कहां अनु पासवान जी, कहां से कहां चली गई आप? पाकिस्तान तक हो आई आप घूमकर, पाकिस्तान तक हो आई आप। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए। मैं इन लोग का असली चेहरा पोलपट्टा खोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, असली चेहरा खोलिएगा। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, भाई ये बताइए कि बड़ा गौरवशाली इतिहास है हमारा वंदे मातरम का भी, अगर उसमें से उस अंतरे को तोड़ने की राजनीति का जिक्र निकाल दिया जाए तो 150 वर्ष हो चुके हैं आज वंदे मातरम को संसद में चर्चा 10 घंटे की, अच्छी बात है। सवाल यह है कि इस चर्चा पर राजनीति कौन कर रहा है? विपक्ष कह रहा है कि चर्चा करके सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है क्योंकि उसका एजेंडा चुनावी है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि हार के डर से विपक्ष बौखला गया है। देखो अनुराग जी, ये जो राजनीतिक पक्ष हैं वो अपना अपना विषय रख रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूं कि 1882 में आनंद मठ में ये गीत आया, सारे देश को उद्वेलित किया, सारा देश जागा, और इस राष्ट्रगीत के कारण संपूर्ण राष्ट्रगीत गाने के बाद जो भावनाएं समाज की खड़ी हुई, देश की खड़ी हुई, और ये देखिए कि पूरा देश उद्वेलित हुआ, स्वातंत्र प्राप्ति के लिए आगे आया, यहाँ तक कि अपना बलिदान देने लगा। इस ये प्रतिष्ठा थी, ये शक्ति थी, वो संपूर्ण गीत की शक्ति थी, संपूर्ण गीत की प्रतिष्ठा थी। और 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सम्मेलन में, उनकी बैठक में ठाकुर रविंद्रनाथ जी ने ये गीत गाया। कौन से, और उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, इन बीच में मुस्लिमों ने भी गाया, हिंदुओं ने भी गाया, सारे देश ने गाया, लेकिन कौन सी मजबूरी थी कि 1908 में आकर इस पर विरोध हो गया? क्या बात थी? किसने इनको भड़काया था? किसने इनको हड़काया था? किसने भड़काया था? किसने भरा था कि एक राष्ट्र गीत, देश का स्वतंत्र गीत, ये इस्लाम से छोटा हो गया? और केवल इस्लामवादियों के कारण, मुस्लिमों के कारण जिन्होंने विरोध किया था, उनके कारण उस समय तो कांग्रेस ही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उनके कारण उन्होंने इस गीत को आधा कर दिया, वो तत्व निकाल दिया, तथ्य निकाल दिए, जिन तथ्यों के कारण देश खड़ा हुआ था, जिसके कारण देश बलिदान के लिए आगे बढ़ा, उन तथ्यों को खड़ा हो गया। उसमें भूमि को, माता को, पृथ्वी को कैसे शक्ति जागरण का कार्य किया गया था कि देश में माताएं, बहनें, पुरुष सब लोग खड़े हो गए, इसका तथ्य निकाल दिया गया। आज ये चर्चा होना तो आवश्यक है। इतने दिनों बाद वंदे मातरम का गीत बिल्कुल आधा गाया जा रहा है। कैसे भाई? अगर कोई पूछता तो भारत के विषय में, भारत के बारे में आप कितने भी तथ्य दे दीजिए, लेकिन ये बताइए कि गंगा को माता बोलते हैं ना, भूमि को माता बोलते हैं ना, सारे देश की एक भी नदी, अनुराग जी बताइए, जो उर्दू में हो, अंग्रेजी में हो, क्योंकि उसको नहीं बदल सकते थे, नई नदी नहीं बहा सकते थे। भारत का एक भी पर्वत आप बताइए कोई उर्दू में हो,
कोई अंग्रेजी में हो, क्योंकि पर्वत नया नहीं बना सकते थे, उसी प्रकार भूमि को माता इस देश में कहा जाता है, उसको नया नहीं बनाया जा सकता है, उसको अपभ्रंश नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये कलंक किया गया भारत में। आज इसको पूरा गाने का परंपरा सबको स्वीकार करना चाहिए, इसको विवादित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनंत विजय आपके पास आऊं, उससे पहले नुमानी जी, आपके लिए कहा गया कि भाई मुस्लिमों को हड़काया गया, भड़काया गया। आप बहुत ज़हीन, बहुत पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर हैं और अभी भी आप बंकिम समग्र लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने भड़काया था, किसने हड़काया था? देखिए, जहाँ तक बहुसंख्यक समाज है, हाँ, जहाँ एक ईश्वरवाद की अवधारणा और अनेक ईश्वर की अवधारणा है, अनेक ईश्वरवाद की, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो केवल एक ईश्वरवाद की अवधारणा को मानते हैं, उनके लिए दिक्कत है। ये तो शुद्ध रूप से बिल्कुल जो है अनेकेश्वरवाद और दुर्गा को समर्पित है ये गीत जो है। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो दुर्गा को समर्पित है। और पूरा नावल जो है मुस्लिम विरोध के संदर्भ में, पृष्ठभूमि में है वो, तो मुसलमान इसको क्यों गाएंगे? कांग्रेसियों ने जो है मुस्लिम उलमा को सही जो है वो सूचना नहीं दी, कहा कि जो है अन्य जो है, मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मुस्लिम विरोधी थे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर मुस्लिम विरोधी थे? नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र को एक जो है लेटर में लिखा है कि मुसलमान इसको गा नहीं सकते हैं और संसद और असेंबली आदि में इसको गाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां सभी लोग मिलते हैं। अच्छा। और ये चूंकि दुर्गा को समर्पित है, इसलिए मुसलमान इसको नहीं गा सकते और उन पे एतराज करना सही नहीं है। ये जो है उन्होंने सुभाष चंद्र को एक लंबा खत लिखा है, जो सिलेक्टेड लेटर्स है रविंद्रनाथ टैगोर के, जो ऑक्सफोर्ड से छपी है और आप जो है कनॉट पैलेस से जाकर उसको ले सकते हैं। उन्होंने पूरा ये दिया, उन्होंने इसको लेकर मुसलमानों का पूरी तरह हिमायत और समर्थन किया है। अच्छा। और इसके मजूमदार जो इतिहासकार है, उन्होंने भी कहा है कि मुसलमानों से ये कहना जो है सही नहीं है। और आपको मालूम होगा कि नवंबर 1999 में जब वीरेंद्र शुक्ला ने इसको अनिवार्य किया था यूपी में, कल्याण आप वंदे मातरम के उस अंतरे को दुर्गा की स्तुति बता रहे हैं, लेकिन बाकी वंदे मातरम भी दुर्गा स्तुति निकल जाने के बाद भी आप नहीं गाते हैं। तो आप वंदे मातरम का हिज्जे कर सकते हैं? आपको पता है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम इसका मतलब क्या है? वो है ही दुर्गा के लिए जो है, और बंकिम चंद्र को भारत से अब बताइए मैं क्या कहूँ? मैं नुमानी साहब क्या कहूँ कि आप वंदे मातरम को दुर्गा स्तुति बता रहे हैं, जबकि दुर्गा स्तुति वाला अंतरा उसमें से काटा जा चुका। नहीं, तो वो दुर्गा ही के लिए है, वो पूरी तरह दुर्गा के लिए है। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने खत में भी लिखा है, इसके मजूमदार ने भी लिखा है और विलासराव देशमुख ने भी लिखा है। और ये मेरे पास जो है पूरी बुक है इस पे। और ये जो है बंकिम चंद्र की, इन्होंने कहा कि जब तक दाढ़ी वालों को, कटुओं को, मुल्लाओं को जो है मार के यहाँ से भगा नहीं दोगे, तब तक जो है तुम्हारा हिंदू राष्ट्र जो है स्थापित नहीं हो सकता। ये तो पूरी तरह जो है मुस्लिम विरोधी जो है पृष्ठभूमि में ये है, तो इसको क्यों गाएंगे? ठीक है, विजय शंकर जी को मैं लाऊं उससे पहले, विजय शंकर जी को मैं लाऊं उससे पहले अनंत विजय, ये कैसे तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मुस्लिम विरोधी थे? उन्होंने कहा कि जब तक दाढ़ी वालों को, कटमुल्लाओं को, कटुओं को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक इस देश का कुछ नहीं होगा। ये अंग्रेजों का 100% जो समर्थक था, और कहा कि अंग्रेज जो हमारे मुक्तिदाता है। ठीक है, ये देखिए नाविल जहां बड़ा आश्चर्य हो रहा मुझे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, दाढ़ी वाले, कठमुल्ला, कटुए, ऐसा इस्तेमाल किया शब्दों का। नुमानी साहब ये कह रहे हैं। अनंत विजय, देखिए अनुराग जी, मैं नुमानी जी को बहुत पढ़ा लिखा और ठीक ठाक आदमी समझता था, लेकिन आज इन्होंने यहाँ जो कहा है, इनकी सोच मुजफ्फर अहमद से मिलती है। मुजफ्फर अहमद के बारे में इनको पता होगा। मुजफ्फर अहमद ने भी यही सारे तर्क दिए थे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। और जहां तक ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं, उससे पहले से ये सब कुछ चल रहा था। और जिस प्रकार से रामानंद चट्टोपाध्याय ने कहा, जेसी बोस ने कहा, सुभाष बाबू ने कहा, सबने कहा, अब पता नहीं किस किताब में इन्होंने पढ़ लिया कि वो मुसलमान के विरोधी थे और बंकिम बाबू कटुआ जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वही मुझे आश्चर्य, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। उनको पुस्तक बतानी चाहिए उनको। ये तो है बंकिम चंद्र जो पूरी जो है नाविल भी है इसमें। बंकिम समग्र लेके बैठे हैं, वो लेके बैठे हुए, हम ऐसे नहीं बोलते हैं।
दसियों जगह उन्होंने मुसलमानों का विरोध किया है। नोमानी जी, आगे दाढ़ी वालों को जब तक नहीं निकाल दोगे तब तक जो है वो स्थापित लोग और अंग्रेज हमारे मित्र हैं। आपने कठमुल्ला और कटुआ भी कहा है नोमानी साहब, आपने कटुआ और कठमुल्ला भी कहा। पैनलिस्टों का समय खराब कर मुस्लिम जो है कटवे का है और घर जलाते हुए और घर जलाते हुए। अरे भाई नोमानी जी, अच्छा आप सुन लीजिए, अब अनंत विजय को सुन लीजिए, आपने बता दिया, रेफरेंस बता दिया। नोमानी जी आप दोहराइए मत स्वयं को और चिल्लाइए मत। नोमानी जी चिल्लाइए मत। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, कठमुल्ला बोलना, आपको इतिहास का पता नहीं। अच्छा विद्यार्थी रहा हूं, 15 किताबों का लेखक हूं, आपकी तरह नहीं हूं मैं, क्या ऐसे जो है बोल देता नहीं, उनकी तरह से क्या मतलब है भाई, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है अनंत विजय, कैसी बात है? नहीं, गलत बात नहीं, अनंत विजय गलत बात नहीं करते। ना मैं गारंटी लेता हूँ, अनंत विजय की गारंटी मैं लेता हूँ भाई, ठीक है। अच्छा बोलने दीजिए। अच्छा आपने दे लिया, आपने अपनी बारी पे बोल भी लिया और रेफरेंस भी दे दिया। नोमानी साहब, कठमुल्ला और कटुआ में फर्क होता है। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए, आप अगर मुसलमान हैं तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। कटुए मुस्लिम कहा है, जो इसमें लिखा हुआ जो आपके यहाँ से जो है इसमें कौन सी किताब में कहा है? मैं आपको चुनौती देता हूँ, अगर बंकिम बाबू ने किसी किताब में कटुए और दाढ़ी वाले लिखा हो, मैं आपको चुनौती देता हूँ, बताइए आप, ये तो है, पुस्तक का नाम बताइए आप। ये है, मैंने पूरा पढ़ा है, किसी और का लिखा हुआ अनुवाद करके आप अपनी वो मत चलाइए। हम लोग वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए बैठे, हम लोग वंदे मातरम पर, हमने अरे आप पृष्ठ संख्या बताइए, आप पृष्ठ संख्या बताइए, आप पृष्ठ संख्या बताइए, आप पृष्ठ संख्या बताइए। किताब लहराने से कुछ नहीं होता है। किताब में तो बहुत सारी बातें कही गई। अभी मनी बेन के उस पर विवाद हुआ तो लोगों ने कह दिया अनुवाद गलत है। अब आप खोजिए और शांत बैठिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। ठीक है, जब तक नोमानी जी खोज रहे हैं, जब तक मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वंदे मातरम से जो अंतरा हटाया गया उसके बारे में जगदीश चंद्र बोस जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात चेताया था कि अगर वंदे मातरम से इस दबाव में आकर कांग्रेस पार्टी इसको हटाती है तो इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। और 1939 में सी राजगोपालाचारी ने भी कहा कि वंदे मातरम से वो अंश हटाने से हिंदू भावनाएं कमजोर होगी और देश में विभाजन की नींव पड़ेगी और आगे चलकर ये मांग और आगे बढ़ते जाएगी। तो ये लोग स्वप्न और ये हमारे मुक्तिदाता हैं, ये पेज नंबर है, आप अभी खोजिए, आप पहले खोजिए, आप किताब में खोजिए, आप बीच में ना बोले, आप पहले कटुआ बताइए कहाँ लिखा है उन्होंने, 813 नंबर है, कहाँ लिखा है उन्होंने, 813 नंबर है और ये इन्होंने 7-8 नंबर, पूरा वाक्य पढ़िए, पूरा वाक्य पढ़िए। ये कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम शासन खत्म हो गया है, अब अंग्रेजों से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, अंग्रेज हमारे मित्र हैं, ये कह रहे हैं। अरे मैं आपको कटुआ की बात कर रहा हूं, पहले कटुआ बताओ ना कहाँ का है। कटुआ भी है इसमें, कटुआ भी है, कटुआ भी है, हमने सब निशान लगा रखा है। अच्छा ठीक, अच्छा पृष्ठ संख्या बताइएगा। अच्छा मैं चर्चा में वापस लौटता हूँ, सबसे पहले आऊंगा तब संजय शर्मा को रुक करूंगा। एक मिनट रुकिए, ऐसे शब्द मुसलमान भाइयों के लिए उपयोग करना नोमानी जी को शोभा नहीं देता। बिल्कुल सही बात है, आपत्तिजनक नाम पर इतने बड़े चैनल पर। हाँ ठीक है, मैं इस पर गहरी आपत्ति जताता हूं, मैं भी जताता हूं आपत्ति, लेकिन वो किताब का रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं चर्चा में। मैं इस वक्त बता दूं कि लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रगीत से कुछ पंक्तियों को निकालने पर गंभीर सवाल उठाए, उनको सुन लेते हैं एक बार, फिर चर्चा में। वंदे मातरम से इन कुछ पंक्तियों से निकालने का समर्थन करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी निकाला, किस संदर्भ में, किस अर्थ में, किस भावना में, किस तरह और किस दृष्टि से उनको वंदे मातरम की यह सारी पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक लगी। मैं बताता हूं उन्हें यह पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम को जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक वंदे मातरम को जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। चलिए मैं संजय शर्मा जी टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ, उनका रुख करूंगा। संजय जी, आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिनके साथ कांग्रेस जुड़ा है उनके साथ ही दिक्कत है कि उन्हें वंदे मातरम में त्रुटि नजर आती है, उन्हें वंदे मातरम से परहेज है। निशाना कांग्रेस की तरफ ना होकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ भी था और चुनाव भी आ रहे हैं और विपक्ष का आरोप भी यही है कि साधा पश्चिम बंगाल का चुनाव जा रहा है वंदे मातरम के बहाने।
बीजेपी हमेशा प्रयास करती है कि वो अपने राजनीतिक हित साधे, देश की संसद में बैठकर देश को कैसे गुमराह किया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं जानता। अभी मैं राजनाथ सिंह जी को सुन रहा था, 2-4 दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा, बाबरी मस्जिद के लिए एक बयान दिया था कि नेहरू जी चाहते थे सरकारी पैसे से बने। अब यदि इतिहास में इन तथ्यों को हम खोजने लग जाएं, तो फिर हमारा भगवान ही मालिक है कि ऐसे पगलामी हम कोई कैसे कर सकते। अपने बयानों के माध्यम से देश में अस्थिर माहौल पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल। देश अभी इंडिगो संकट से गुजर रहा है, हजारों लोगों, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं इंडिगो संकट से। इसमें केंद्र सरकार की नगण्य भूमिका देखकर क्षोभ होता है। आज प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि जिनके नाम के आगे कांग्रेस लगा होता है, इनको इसी बात की चीड़ है कि हमारे नाम के भी आगे हम भी गर्व से कहते हैं हम तृणमूल कांग्रेस है, और आजादी के आंदोलन से लेकर हमारे पूर्वजों ने की जो भूमिका थी वो सभी जानते हैं, और मोदी जी के पूर्वजों की जो भूमिका थी वो सभी जानते हैं। मोदी जी के लोग कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को उसको तोड़ते हैं, उनके स्टेचू को तोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, जो बंगीय मेधा का, बंगीय अस्मिता का एक चमकीला नक्षत्र है, उनको आज बंकिम दा बोल के संबोधित किया जाता है। और ये बंगाल में राजनीति करने की सोच रहे हैं। जब 21 में चुनाव था तो रविंद्रनाथ टैगोर का वेश बना के ये बंगाल में राजनीति करने आए थे। लेकिन बंगाल की जनता नकली और असली का फर्क जानती है। ऐसा बंगाल की जनता ने जनादेश दिया था कि उन्होंने पानी नहीं मांगा, फिर लोकसभा में इनकी सीटें कम हुई। अब 26 का चुनाव है और अब की बार देखिएगा ऐसी राजनीति करने वालों का क्या हश्र होता है, क्या परिणाम। अनुराग जी, यह राजनीति करने के लिए बिठाया है कि वंदे मातरम पर बात करने के लिए? इनके लोग सुभाष चंद्र बोस जी को गाली देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। इनके लोग देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर अनाप शनाप बकते हैं। और अब ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो हमारी बंगीय अस्मिता का परिचायक है, जिनके द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी, और वंदे मातरम ने सारे देश को एक किया था, और वो बंगाल ही तो था जिसने देश को, जिसने भूमि को, ठीक है, मैं इस पर केके जी का रिएक्शन लूंगा, लेकिन हमारे साथ पहले ठीक है, 1 मिनट अनुराग जी, मैंने पूरी डिबेट पूरे ध्यान से सुनी है। जी जी, वो बंगाली था मोदी जी, जिनके अवनींद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने भारत माँ की पहली छवि आंककर, पहली छवि बनाकर दुनिया के सामने रखी थी, और देश को, भाई आपको दिक्कत क्या है भाई? संजय शर्मा जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पूरे वंदे मातरम को स्वीकृत कराने के लिए ही तो ये सारी पीड़ा उभर रही है। पीड़ा यही तो है। आप इनसे पूछिए, रामानंद चट्टोपाध्याय जी का नाम सुना ही नहीं उभर रही है। नहीं, एक बात बताइए, आपको तो इसमें बीजेपी के साथ खड़े होना चाहिए, आपसी द्वंद्व बुला करके। आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति कहां कर रहे हैं? हम कह रहे हैं 1950 में देश की सर्वोच्च सभा ने, जिसमें हमारे पूर्वज भी शामिल थे और ये जो कहते इनके पूर्वज भी शामिल थे, उस गीत को शामिल किया, उस गीत को माना। आज ये अंगुली उठा रहे, आज ये उस पर बात कर रहे हैं। अरे तो मोदी जी ने कहा तो सही कि जिन्ना की मांग पर, जिन्ना की आपत्ति पर घुटने टेक दिए गए थे। ठीक है, मैं आता हूँ। प्रियंका भारती हमारे साथ हैं, उनका भी एक रिएक्शन ले लेता हूँ। अच्छा, उनका भी एक रिएक्शन ले लेता हूँ, समय मेरे पास कम है। प्रियंका भारती, आपका रिएक्शन। लोगों को हमें सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ तथ्य कर रहे हैं। तो मुझे भी 1915 याद आ रहा है, और रिसेंट में जो नोट्स ऑन पार्लियामेंट्री कस्टम्स एंड एटिकेट्स आया था, आपने भी देखा होगा। अच्छा, अब मैं आ रहा हूं। कि सरकार ने कहा कि राज्यसभा में एक नोट आया, कहा गया कि राज्यसभा के भीतर नहीं बोलना है वंदे मातरम और जय हिंद। और उसी तरह का एक 1915 में अंग्रेजों ने भी यही लाया था कि किसी भी स्कूल और कॉलेज में आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते। बड़ा गजब का याराना लगता है, कैसे इतना एक जैसा हो सकता है। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी आप देखिएगा, इतिहास भी उठा करके देख लीजिए, तो जितने भी लोग हैं बंगाली अस्मिता को कुचलने की, और भाजपा खास तौर पर कुचलने की और राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े होने का इनका एक पूरा इतिहास रहा है। इनके जो आइकन्स होते हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग होते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक चिट्ठी
इसलिए लिखी थी क्योंकि तथ्यों पर ही बात हो रही है, इसमें उसी पे करना चाहती हूँ। बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को संबोधित करते हुए 26 जुलाई 1942 को उन्होंने पत्र लिखा जिसमें जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके कहा कि सरकार को ये कहा कि आपको इससे सख्ती से निपटना होगा। और आगे चल करके कहते हैं कि राज्य प्रशासन को इस तरह से तैयार करना होगा कि कांग्रेस के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बंगाल में इस आंदोलन की जड़ें नहीं फैलनी चाहिए। मतलब आप वहां पर भी अंग्रेजों के साथ तब भी खड़े थे और आज भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो कुछ उसी तरीके का आता है। यहीं पर नहीं रुके और भी आप इनका पूरा सीक्वेंसिंग उठा करके देख लीजिए। सावरकर का आज जिक्र कर रहे थे ना प्रधानमंत्री जी, सावरकर ने कानपुर के अधिवेशन में भी इसी तरह का रवैया अपनाया, बोला कि हमको सरकार का साथ देना चाहिए। जवाब ले लेता हूं वरना जवाब के लिए समय नहीं बचेगा। कंप्लीट करने दीजिए, इतने सारे बातें हुए, मैंने चुपचाप सुना। आगे इसका फलाफल ये हुआ कि उसी समय में जिस जिन्ना का भी जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, उसके साथ में हिंदू महासभा वाले सरकार चला रहे थे बंगाल से लेकर पंजाब। और आज मैं ये और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, बार बार ये कहा गया जेल के अंदर काट दिए गए, काटने की बात करते हैं, आपका इतिहास भ्रष्टाचार के जेल पर। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं प्रियंका जी। थोड़ा तथ्यों से डिरेल हो गई आप, थोड़ा तथ्यों से डिरेल हो गई आप प्रियंका जी। ठीक है, डिरेल हो ही जाएंगी वो, और हार से बौखला गई। के शर्मा जी जवाब, हार से बौखला गई। के शर्मा जी जवाब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर जवाब, सावरकर पर जवाब। अभी प्रश्न उठाया जा रहा था, शर्म आती है आप लोगों को? अभी आप किनको राष्ट्रद्रोही बोल रहे हैं? अनुराग जी ये उठाया जा रहा था बंगाल की अस्मिता पर। अब अरे रहन दो बहन जी, हो गया, हार वार गई है, चलिए घर बैठिए, चल के क्या बैठ गई है टीवी में बकवास कर रही है, कुछ पता नहीं है इधर से उधर तक का। 2-4 सीटें मिल गई है, जाके बैठिए वहां पे, चलिए यहाँ पे बैठ के बकवास कर रही है। हाँ आप जो है इससे ज्यादा नहीं है। अब हो गया, आपकी पार्टी भी अंत हो गई है, चलिए किनारे बैठिए। व्यक्तिगत लड़ाई में मैं जवाब छूट जाते हैं। एक लाइन में के शर्मा जी, एक लाइन में के शर्मा। ठीक है, समय खत्म हो गया मेरा। के शर्मा जी एक लाइन में जवाब। बंगाल की अस्मिता तो यही है ना कि बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम का पूरा स्टेंजा पढ़ा जाए। अरे क्या बोल रहे हैं नोमानी जी? कह रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा कि मुसलमान सुअर होते हैं, उनका घर जला दिया जाए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये कहा ऐसा? सुनिए ना, ये कौन सी किताब उठा लाए भाई आप? कर रही है, शर्म भी है आपको? हारने के बाद भी की कर रही है। अरे शर्म तो आप लोगों को नहीं आती है। नहीं आपत्ति है नोमानी जी। मैं अनुराग जी नोमानी जी से पूछिए, वो शब्द ढूंढ पाए क्या? नहीं नोमानी जी, ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है। मुझे नहीं पता आप किस आनंद मठ का रेफरेंस ले रहे हैं भाई, किस आनंद मठ में लिखा हो? नहीं, गलत बात है। चलिए मेरी डिबेट का समय खत्म हुआ। मुझे लगता है कि वंदे मातरम पर स्पष्टता बरकरार। अच्छा ठीक है, मैं पुष्टि नहीं करता। आपके हाथ में जो किताब है वो क्या है, मैं पुष्टि नहीं करता। इनके हाथ में जो किताब है उस पर लिखा हुआ है बंकिम समग्र। अब उसको आनंद मठ बता रहे हैं और उसका रेफरेंस दे रहे हैं। नहीं शामिल, अच्छा नहीं ठीक है, इसका विवेचन बाद में करेंगे, इसकी विवेचना बाद में करेंगे। अभी तथ्यों पर बात हो रही है, कोई भी ऐसा र्यूमर में फैलाना नहीं चाहता जिससे किसी तरह का कोई उन्माद हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप किसी विषय को समझते हैं तो तथ्यों पर जाइए, इतिहास की कुछ किताबें पढ़िए, आपके सामने आईने की तरह सच क्या है वो सामने आ जाएगा। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो है राजनीतिक मंशा के साथ बयान देती हैं और आपको राजनीतिक आईने में ही चीजें दिखाने की कोशिश करती हैं। इससे बचिएगा। तमाम दर्शकों का आज का ताल ठोक के देखने के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी इजाजत दीजिए।